Am I audible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, Yes, sir. screen is clear. चलिए भाई, क्या चल रहा था बताइए। Two applications OIT dimension 3. चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन नोट डाउन करें। फोर्स F, velocity V, and time t are my new fundamental quantities. Right? Find the dimensions of mass in the new system. Find the dimensions of mass in the new system. क्या मेरी भाषा Sir, can you repeat? सर रिपीट कर दो। Sir, can you repeat? सर रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बताओ, कहाँ तक अटके हो? कहाँ तक सुन लिया आपने? हेलो, am I audible? अरे बेटा, किसने क्वेश्चन लिखना था दोबारा से? क्या लिख लिया आपने, बताइए जरा। Sir, m power 1, l power -1 and t power 1. Sir, m power 1, l power -1, t power 1. ओके, और कोई आंसर? Sir, F power 1, V power -1 and C power 1. अबे सी क्या होता है यहाँ पे? Sir, T. Sir, T की पास C लाई थी, हाँ, sorry. चलिए ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था।
आपने बोला कि सर सिंपल सी आपको क्या करना है, मास की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन की पावर a, वेलोसिटी की पावर v और t की पावर c, ठीक है। ml t माइनस क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c, and that should be equal to m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू किसके बराबर है, सॉरी m की पावर 1, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1, ठीक है। l की पावर a प्लस b है, यहाँ कितना है 0, तो a प्लस b कितना होगा 0, एंड a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये देखो -2a माइनस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 रखोगे तो -2, b की वैल्यू -1 रखोगे तो +1, प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो आपकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, f की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और t की वैल्यू 1। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बात करें। तो हमने बात कर ली थी आई गेस 2 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन की, कितनी बात कर ली थी, 2 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड एप्लीकेशन? टू डिराइव अ रिलेशन, डिराइविंग अ रिलेशन between quantities, deriving a relation between quantities, ठीक है। आप बोलते हो कि सर रिलेशन डिराइव करना हो तो आप डायमेंशन मेथड का यूज करते हो, दो अलग कई सारी क्वांटिटीज के आपस का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने कहा सर अगर आप बात करोगे, सपोज दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम depends on time period of simple pendulum T depends on length, mass and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. जी एक रिलेशन बोला है कि सर जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो डिपेंड कर रहा है 3 चीजों पे, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? आप बोलोगे इनके बीच का रिलेशन क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा बहुत ही सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर टाइम पीरियड जो है वो ऐसे डिपेंड कर रहा होगा कुछ m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पे, यही तो कोई रिलेशन होगा। t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पे। मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कुछ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट एज्यूम कर लोगे, ऐसी कोई रिलेशन होगा कि नहीं होगा, है ना। यही पावर ही तो फाइंड आउट करनी है कि सर किन किन पावर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कहा सर एक काम करो, इसका मतलब अगर ऐसा है तो डायमेंशन वाइज भी तो ये इक्वल होगा। मास की डायमेंशन a, l की डायमेंशन की पावर b और g की डायमेंशन पावर c। अच्छा g यहाँ पे g की डायमेंशन बताया वो कितनी होगी, g की डायमेंशन बताएं कोई, एनीवन? L T power -2. m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2।
बेटा आप जो बता रहे हो वो कैपिटल जी की वैल्यू बता रहे हो, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट LT power minus 2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वही एक्सेलरेशन है, तो इसकी डायमेंशन कैसी होगी? एक्सेलरेशन की तरह होगी। Yes, sir, yes, sir, yes. MT power minus 2. LT माइनस 2, राइट? हमने का वैल्यू ML2T minus 2. नहीं बेटा, ML कहाँ से आएगा? m की पावर 0 होगा। फोर्स की बता रहे हो आप? देखिए मास की पावर तो मैंने कहा सर a हो गया, L लेंथ है तो लेंथ की पावर b हो गया, यहाँ पे g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब LT की पावर -2 की पावर c होगा। मैं अरेंज कर लो सारे पावर्स, और इधर क्या होगा? इधर होगा m0 L0 t की पावर 1, टाइम पीरियड है, करेक्ट? मैं अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m की पावर a, L की पावर b और यहाँ से पावर आएगा c, तो L की पावर b प्लस c, और t की पावर कितना हो जाएगा? -2c। यहाँ पे है बेसिकली m की पावर 0, L की पावर 0 और t की पावर 1। कंपेयर कर लो, m की पावर a है, m की पावर b है, तो 0 है तो आप बोलोगे a की वैल्यू आ गई 0, b प्लस c है, यहाँ पे कितना है? 0, तो आप बोलोगे b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो b इक्वल टू हो गया -c। यहाँ पे -2c है, यहाँ 1 है, तो आप बोलोगे -2c की वैल्यू हो गई 1, मतलब c की वैल्यू हो गई -1/2। c की वैल्यू -1/2 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई +1/2। क्या ये बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? मतलब आप बोलोगे जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? k टाइम्स ऑफ m की पावर 0, L की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। पावर 1/2 का मतलब जानते हो कितना होता है? पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, है ना? और अगर नीचे लेके आओगे तो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा। m की पावर 0 तो इसको हटाएंगे तो रिलेशन जो आता है वो देखो कितना आ रहा है। k की वैल्यू डायमेंशन वाले मेथड से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटली मैंने कहीं फाइंड आउट किया होगा, उसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी आती है, 2 पाई। आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? डायमेंशन की ये लिमिटेशन है कि दिस k कैन नॉट बी फाइंड आउट, और इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं L/d। तो ये रिलेशन आ गया टाइम पीरियड और जो रिलेशन हमसे पूछा गया था। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो जरा एक बार गो थ्रू कर लो और पूछ लो। सर लास्ट स्टेप दोबारा बता दीजिए प्लीज। कौन सा वाला स्टेप बेटा? लास्ट सर, लास्ट क्या स्टेप। दिक्कत है? दिक्कत, हाँ इसमें दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है तुमको? क्या चीज नहीं समझ में आई? सर 2 पाई। ये 2 पाई मैंने कहा ये मैं अपने लेके एक्सपेरिमेंट ले लिए, मुझे पता था ये तुमको नहीं पता होगा। ये डायमेंशन की लिमिटेशन है कि आप इस 2 पाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये तो एक्सपेरिमेंट की मैंने बता दी, k की वैल्यू 2 पाई होती है। आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पे k ही लिख दोगे। और बोलो, और कोई डाउट? यस, सर 2 पाई, सर 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई की जगह k लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा हमें? मिलेगा मिलेगा, पूरा मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए, एनी अदर डाउट? मैं तो ये इसलिए k की वैल्यू 2 पाई लिखी क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो k की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये इसकी लिमिटेशन में काउंट होगा एक, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, समझ में आ गया तो। देखिए क्वेश्चन, फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम सुना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, CENTRIPETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force depends on mass, velocity, and radius of circle.
and radius of circle r. Find the relation between them. सर एंड रेडियस ऑफ सर्कल के बाद क्या है? क्या बोल रहे हो? सर एंड रेडियस ऑफ सर्कल के बाद क्या है? And radius of circle. Find the relation between them. सर m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर -1. Very good. Any other one? सर m की पावर 1, v की पावर 2 and r की पावर -2. R की पावर minus? 2. No, it should be -1. Yes, sir. आ गया सबका? सर yes -1. Yes, sir. आ गए. किसी को डाउट? करवाना है क्या? किसी को डाउट है क्या? क्या आगे बढ़े? सर मेरा नहीं आ रहा. क्या किया आपने, जरा बताओ अपने स्टेप्स. सर पहले फोर्स को के m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c से डिनोट किया. ठीक है, फिर? देन फिर फोर्स का लिया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2. ठीक है, राइट हैंड साइड क्या लिखी है, जल्दी जल्दी बताओ. क्या सर? राइट हैंड साइड क्या है, जल्दी जल्दी बताओ. इतना सोच क्यों रहे हो? जो जो लिखा है बोलते जाओ. m राइट हैंड साइड के, फिर m की पावर a, v की b एंड r की c. सर इसके बाद अरे तो इन्हें v, कैसे रिजॉल्व हाँ, करना है? अरे v की डायमेंशन लिखो ना, r की डायमेंशन लिखो, m की डायमेंशन लिखो. v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी. वेलोसिटी डायमेंशन लिखो. m क्या है? मास है, तो मास की डायमेंशन लिखो. r क्या है? r की डायमेंशन लिखो और उसकी होल पावर लगा दो. कैसे किया, यहाँ लिखो ना यार. इसके बाद क्या किया हमने? इनकी डायमेंशन से रिप्लेस कर दिया ना इनको. यस सर. ओके सर, गॉट इट.
Sir, M1 L2 T minus 1. Is it correct? क्या ही है ML T-1? डायमेंशन होना चाहिए मुझे रिलेशन चाहिए। बाकी लोगों का आ गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। कहीं पे भी किसी को डाउट है पूछ लेना बेटा, ऐसा नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहो। सर आर की डायमेंशंस क्या लेंगे? आर क्या है बेटा? सर रेडियस। रेडियस का मतलब क्या हो गया बेटा? मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या हो गया? लेंथ। तो फिर क्या लेंगे डायमेंशन? 1। 1। सर लेंथ की L डायमेंशन क्या होती है? तो बेटा लेंथ की क्या डायमेंशन होती है बेटा? यार आप लोग बोलते नहीं हो, एक बार क्वेश्चन पूछे चुप हो जाते हो, आंसर तो दिया करो। मैं नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। आप अगर ऐसे स्टाइल से क्वेश्चन बोल के चुप हो जाओगे तो मेरी तरफ से भी आपको तो आंसर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखिए इस बात का, आपको हर बार मेरी क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। भाई ये दो टू वे इंटरेक्शन होगा ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि आप क्वेश्चन पूछ के चुप हो गए बस। मुझे कैसे पता समझ चलेगा आपको नहीं आ चीजें? रहा। मैं लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लेंथ की डायमेंशन आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? आप बस वो तो बताओ कम से कम। गलत बताओगे गलत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताओ। सर 1। 1 क्या होता है? 1 डायमेंशन ऐसे 1 लिख देंगे ये ऐसे? क्यों बेटा? ये लेंथ की डायमेंशन है, ऐसे 1 लिख दूं, ये लेंथ की डायमेंशन है। सर मतलब L की पावर 1। L की पावर 1 तो ऐसे बोलो ना बेटा कि M0 L की पावर 1 T की पावर 0, ऐसे बोलो ना। यस और नो? यस सर। बस यही लिखना है, और क्या है? रेडियस इज लेंथ। इतना सोचते क्यों, इतना डर क्यों रहे हो? गलत ही तो बताओगे। गलत बोलने पे क्या पनिशमेंट थोड़ा ना मिल रहा है, बट सीखोगे तभी जब गलत चीजें बोलोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं गलत चीजें तब तक आप सीखोगे ही नहीं। जितनी भी गलत चीजें आपके दिमाग में बोल लो, अभी मेरे सामने बोल दोगे खत्म हो जाएंगी, गलत चीजें सही हो जाएंगी। अगर आप नहीं बोलोगे दिमाग में रह जाएंगी और फिर वो कहीं आप गलत कर दोगे अपने क्वेश्चंस में। तो आप क्लास में बैठे हो, क्लास में तो गलत बोलनी सीखते हैं ना, तो जितना ज्यादा गलत बोलोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे नहीं तो दिक्कत है। ध्यान रखना, जो नहीं बोलेगा मैं फिर भाई मेरे आंसर नहीं मिलेंगे उसको, डाउट फिर ऐसी हवा में लटके रह जाएंगे। चलिए then, मैंने आप बात करते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैंने कहा था जिनकी डायमेंशन ना हो, ठीक है, यानी M0 L0 T0 सब कुछ 0, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल पहला प्योर नंबर। प्योर नंबर्स कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। कल बात की थी हाफ, क्या है? हाफ हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 2.5 हो गया, 1/2 हो गया। जितने भी नंबर आएंगे
नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो सबकी पावर क्या होती है, m0 l0 t0, सबकी पावर 0 मतलब क्या हो गया, उसको आप लिख सकते हो 1। समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो प्योर नंबर्स को आप बोलते हो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेकंड, आर्ग्यूमेंट्स and values of mathematical function। देखो मैथ्स में फंक्शन जो आते हैं, ठीक है, फंक्शंस में जो आर्गुमेंट पुट करते हैं वो भी नंबर ही पुट करते हैं, और जो मैथ्स में फंक्शंस की वैल्यूज आती है वो भी नंबर ही आता है। और नंबर मेरे लिए कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होता है। तो आप बोलते हो कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनके आर्गुमेंट्स और उनकी वैल्यूज कैसी होती है, डायमेंशनलेस। मैंने कहा फॉर एग्जांपल sin x है ना, ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्गुमेंट। तो आप बोलोगे साइन, ये आर्गुमेंट की जगह पे क्या आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या आते हैं, नंबर आएंगे ना। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है ये ax, ये क्या है, नंबर है। और नंबर कैसा होता है, डायमेंशनलेस। मतलब ये जो आर्गुमेंट है ये भी कैसा होगा, हमेशा डायमेंशनलेस होगा। sin x हो गया, cos x हो गया, log ऑफ समथिंग, log ऑफ ax, सर ये भी डायमेंशनलेस होगा। ऐसे e की पावर ax, लोग at कर दो, ये भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, क्यों, ये e क्या है सर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब समथिंग की पावर। ठीक है, e यहाँ पे नेपियर्स कांस्टेंट होता है। e क्या होता है, नेपियर्स कांस्टेंट होता है। e की जो वैल्यू होती है लगभग 2.73 एंड सो ऑन होती है। जैसे पाई होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14 एंड समथिंग समथिंग होता है। ऐसे e क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट है। e की पावर समथिंग या 2 की पावर समथिंग, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनके आर्गुमेंट और उनकी वैल्यू है ना। मतलब sin x की जो वैल्यू आएगी वो भी एक नंबर होगा। sin 30 डिग्री कितना आता है, 1/2 है ना। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ओवरऑल वो भी डायमेंशनलेस होगा। log ऑफ इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगा। e की पावर at की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो आप बोलते हो ये आर्गुमेंट की बात कर लो या फिर ओवरऑल फंक्शन की बात कर लो, इनकी वैल्यू की बात करो, दोनों ही कैसे आते हैं, डायमेंशनलेस आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पे ax ओवरऑल क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये at ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कोई भी मैथ्स का फंक्शन या उसका आर्गुमेंट या उसकी वैल्यू दोनों ही कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। थर्ड, रेशियो ऑफ two quantities having same dimension। ये भी डायमेंशनलेस है। आपने बोला कोई दो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, उनका रेशियो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। एक दूसरे की डायमेंशन को क्या कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा, है ना। मैंने कहा फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी एक क्वांटिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम। तो आप बोलोगे सर ये डायमेंशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी आएगी, सर डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ऐसे आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद आपने 10th में पढ़ा हो ऑप्टिक्स में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेसिकली ये दो स्पीड का रेट क्या है, आप बोलते हो कि ये रेशियो है और स्पीड एक दूसरे की डायमेंशन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप बोलते हो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कर देगा। देखिए ये डायमेंशनलेस है और इनके पास कोई यूनिट भी नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना कि सर अगर क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यूनिट लेस दिखती है, क्योंकि यूनिट भी तो कैंसिल आउट हो गई होंगी। ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। बट ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती बट फिर भी उनमें यूनिट होती है। एक स्टेटमेंट लिख लो नोट डाउन करके, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो एक
a unitless quantity नोट करके डाल लेना, उसको हाईलाइट कर लेना. A unitless quantity must be dimensionless. But a dimensionless quantity can have unit. कोई मुझे इसका मतलब समझा पाएगा? Anyone जो मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे इसका मतलब क्या? क्वांटिटी का क्या था कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? 3 बार क्वांटिटी बोला मैंने. सर? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. Can have unit. थैंक यू सर. Anyone can explain this statement to me? Anyone? इसमें जो कह रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटी जो होगी उसमें डायमेंशन. कौन है भाई? किसको म्यूट कर रहे हो यार? कोई बच्चा बोल रहा है, उसी को म्यूट कर दिया. कौन था ये? आकिफ, फिरदौस. भाग गया. हाँ अमित, आप बोल रहे थे क्या? सर यस. हाँ बोलिए. सर इसमें कह रहा है कि जो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी. करेक्ट. बट जो डायमेंशनलेस होगी वो उसमें यूनिट होगी. यूनिट होगी नहीं, कैन हैव. यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. नहीं भी हो सकती है ना? यस तो सर. मैंने कहा सर देखिए, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस भी है. दिख रही है? इसमें कोई यूनिट भी नहीं आएगी. मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगी और डायमेंशन भी कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पे भी आप बोलोगे कि सर ये डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है. आके बेटा फिरदौस, क्यों म्यूट कर रहे हो भाई साहब? कोई बोल रहा है, उसे बोलने का मौका तो दो. सर जी गलती से हो गया था, नेटवर्क सर्वर इशू आ रहा है इधर. सर्वर इशू आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, बट गलती से भी किसी को म्यूट नहीं करो. बेचारे का मुंह मत दबाओ, वो बोलने की कोशिश कर रहा है. हाँ भाई, मैंने कहा ऐसी कोई क्वांटिटी बता सकते हो जो डायमेंशनलेस तो हो बट उसके पास यूनिट हो. एनीवन? आप लोग जानते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ, आप लोग ने पढ़ा है ऐसी कोई क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस हो बट उसकी यूनिट हो. चलिए ये बता दे रहा हूँ, आपने 2 दिन पहले पढ़ा है हमारी क्लास में. चलिए अब तो बता दो यार. सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. वेरी गुड. प्लेन एंगल एग्जांपल में डालना है स्टेटमेंट के बाद. फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है. डायमेंशन आप देखोगे प्लेन एंगल में क्या होता है, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, पर यूनिट है रेडियन. सॉलिड एंगल में ऊपर लेंथ स्क्वायर है, नीचे लेंथ स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर यूनिट है इससे रेडियन. करेक्ट. तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके पास क्या है, यूनिट तो है, डायमेंशनलेस है बट स्टिल हैव यूनिट. अगर किसी के पास यूनिट नहीं है तो आप आंख बंद करके बोल देना उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशनलेस होगा. बट अगर किसी के पास डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब डायमेंशनलेस है और उसके पास डायमेंशन नहीं है, उसके पास यूनिट होगी कि नहीं होगी सर, ये डिपेंड करेगा. उसके पास यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है. तो इसमें आप चाहो तो नीचे एग्जांपल के फॉर्म में इसमें लिख लेना, प्लेन एंगल हैव यूनिट्स बट एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट डायमेंशनलेस. क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? चलिए एक स्क्रीनशॉट.
हाँ भाई चलिए नाउ हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। मैंने जैसे आपको बताया जब अपन ने डिराइव किया था उस डेरिवेशन डिराइव करने वाले मेथड की एक लिमिटेशन तो मैंने आपको वहीं से बता दी थी राइट। तो ऐसी कुछ और लिमिटेशन है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, वो हम लिखेंगे। तो उसमें लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, limitations of dimensional analysis। पहले लिखिए numerical value of dimensionless constant cannot be found। numerical value of dimensionless constant cannot be found, या कांस्टेंट भी लिख दो अगर डायमेंशनलेस वर्ड नहीं भी यूज करना चाहते हो तो भी चलेगा, कि किसी भी कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सर एक बार कैन नॉट बी, क्या सही बार रिपीट कर दोगे आप? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस के बाद क्या है सर? कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड। दूसरी लिमिटेशन लिख लो, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड, देखो दिस मेथड कैन बी यूज्ड सर एक बार पहली वाली दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। बेटा ऐसे कैसे करोगे यार, 10 मिनट में एक ही लाइन लिख पाओगे? सर वो आवाज थोड़ी कट रही थी इसलिए। कोशिश करो यार, और फिर आपको समझा दी, समझ में आ गया तो अपनी लैंग्वेज में तो लिखने की कोशिश करो बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं, भूलवा देते हैं। This method can be used only for deriving product functions. This method can be used only for deriving product functions. देखिए एग्जाम्पल डाल देना। आपने देखा था इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई डी, हमने डिराइव किया था। या हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था तो एम बी स्क्वायर बाय आर आया था। ये सब प्रोडक्ट में फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन वाले है ना। मल्टीप्लाई में लिखें या डिवीजन में लिखें तो हम डिराइव कर सकते हैं। बट हम अगर कहीं बीच में कोई और फंक्शन आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, या कोई मैथ का कोई स्पेशल फंक्शन आ गया, साइन, कॉस, लॉग, आप उनको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ए, यू की पावर बी और ए की पावर सी लिखोगे। अब ये टी की पावर 1 पे भी डिपेंड कर रहा है और टी की पावर 2 पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे निकालोगे? क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो सर प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, या मैथ का कोई और फंक्शन आ जाए, जब आप उन रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, है ना, कि कोई भी प्लस, माइनस या कोई भी स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन अगर हमारे रिलेशन में आ जाएगा, हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं, वैलिडिटी चेक तो कर सकते हैं, बट हम डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। If the relation consists of
if the relation consists of two quantities, if the relation consists of two quantities having same dimensions, then also it Same cannot be derived. dimension. Having same dimensions, then having also same dimension जो बता था it cannot be derived. Next लिख लो. It fails when a physical quantity in mechanics depends on more than three physical quantities. अगर हमारी क्वांटिटी जिसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिक्स जानते हो ना, ये मोशन जिसमें पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ये सब जिसमें पढ़ते हैं, सब मैकेनिक्स के अंदर आता है. आप बोलते हो कि सर अगर हमारी कोई क्वांटिटी मैकेनिक्स में 3 क्वांटिटीज से ज्यादा पे डिपेंड करती है तो भी हम उसका रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. उसका रीजन देखो. आपने बोला कि जब आप रिलेशन लिख रहे होते हो, जब क्या कर रहे होते हो, रिलेशन लिख रहे होते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या बोलते हो, m की पावर, l की पावर, t की पावर, और यहाँ पे कुछ m की पावर a प्लस b, ऐसा कुछ करके l की पावर a प्लस b और समथिंग ऐसे कंपेयर करते हो. मैंने कहा सर वैसे तो यहाँ पे 7 क्वांटिटीज हो सकती हैं. कितनी हो सकती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो कितनी लिख सकते हो? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लिख सकते हो. बट आपने अगर मैकेनिक्स की बात करें तो जनरली मैकेनिक्स में क्वांटिटीज या तो मास, लेंथ और टाइम, 3 पे डिपेंड करता है. मैकेनिक्स में जनरली आपकी क्वांटिटी है वो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करेगा. तो देखो आप किसी एक की पावर को कंपेयर करके एक इक्वेशन लिख लोगे, l की पावर को कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन लिख लोगे, और t की पावर को कंपेयर करके तीसरी इक्वेशन लिख लोगे. तो 3 इक्वेशंस आती हैं तो आप मैक्सिमम 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो. 3 इक्वेशन से आप मैक्सिमम 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो. अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल आ गए वो कब आएंगे? ए बी सी, जब 3 क्वांटिटीज की पावर आ गई. अगर चौथी पे डिपेंड कर रही होगी तो आपको वहां डी लिखना पड़ेगा. बट यहाँ पे मुझे चौथी इक्वेशन तो मिलेगी नहीं. तो आप बोलते हो कि सर फिर आप इक्वेशन नहीं मिलेगी तो 4 वेरिएबल सॉल्व भी नहीं होंगे. तो अगर 3 से ज्यादा, ठीक है, क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होगा तो उसका भी रिलेशन फाइंड आउट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो. ओवरऑल तो देखिए यहाँ पे 7 वेरिएबल हो सकते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर हो सकती है. ठीक है, तो हम 7 इक्वेशंस बना सकते हैं. बट हम मैकेनिक्स की बात करें तो जनरली 3 पे डिपेंडेंट आती है, तो मास या तो लेंथ या टाइम. ठीक है, तो इसलिए हम 3 से ज्यादा सॉल्व करने में हमारे लिए डिफिकल्टी होती है. तो ये हो गए बेसिकली आपके कुछ लिमिटेशंस, आपके डायमेंशन. ये सब लिमिटेशंस केवल डिराइव करने के लिए होते हैं. वैलिडिटी चेक करने में कोई भी लिमिटेशन नहीं होता. आप किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो प्रोडक्ट फंक्शन हो, चाहे मैथमेटिकल फंक्शन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो 5 क्वांटिटी का फंक्शन हो, चाहे 10 क्वांटिटी का फंक्शन हो, वैलिडिटी चेक करने में कहीं कोई लिमिटेशन नहीं होती. किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी आप डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हो. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, तो ये बातें थी डायमेंशंस की. डायमेंशन क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं.
डायमेंशन एनालिसिस करके हम कैसे इसकी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। 3 मेजर एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये सब बातें हमने की थी डायमेंशन एनालिसिस में। इसमें अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एनी डाउट्स? चलिए अब हम बात करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली हम बात करने वाले मेजर में। अब हम चीजों को मेजर करेंगे। क्या करेंगे? अब हम चीजों को मेजर करेंगे। तो मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू आती है। मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू आती है। मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह कुछ डिफाइन होते हैं। मैं कहता देखो, मैं कहता सपोज है कि आपकी स्केल है, नॉर्मल स्केल जो होती है ना, ये वही है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2। ये लाइन है जिसकी आपको लेंथ मेजर करके देनी है। ये एक लाइन है जिसकी आपको लेंथ मेजर करके देनी है। जरा मेजर करके बताओ ये लेंथ कितनी दिख रही है आपको? तो 1.7 कितनी? 1.7 1.7 बोल रहा है कोई और? कोई आंसर बोलना चाहता है? सर 1.6। कोई बोल रहा है 1.6 और कोई आंसर बोलना चाह रहा है? 1.6 1.6। तो देखा आपने, कुछ लोग इसको 1.6 बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको 1.7 बोल रहे हैं। दोनों ही अपने आप को सही समझ रहे होंगे और दोनों ही गलत नहीं है ना। बट अगर दोनों ही गलत नहीं है तो दोनों ही सही है, तो फिर आंसर सही क्या है? दो आंसर तो नहीं हो सकते ना। इस लाइन की लेंथ या तो 1.6 सेंटीमीटर हो सकती है या फिर 1.7 सेंटीमीटर हो सकती है। यही तो बोलते हैं कि एरर का गेम आता है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम पता है क्या? ये प्रॉब्लम है इस स्केल की। ये जो वैल्यू है वो 1.6 और 7 के बीच में कहीं लाई कर रही है। अब मेरी स्केल में या तो आप 1.6 पढ़ सकते हो या 7 पढ़ सकते हो, इनके बीच की चीज आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमारी लिमिटेशन है ये। तो आप बोल सकते हो कि हमेशा ध्यान रखना, मेजर्ड वैल्यू में लास्ट वैल्यू जो होती है वो अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती। कोई कह सकता है एग्जैक्टली 1.6 है, कोई कह सकता है एग्जैक्टली 1.7 है। इट मींस अगर आप मेजर वैल्यू में देखो या तो 6 हो सकती है या 7, मतलब लास्ट वाले डिजिट में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाते। कोई सा भी आप उठा के डिवाइस ले आओ, ठीक है। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना कि मेजर वैल्यू में हम एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट देना भी नहीं है हमको। मैंने कहा सर कुछ लोग पता है इसको आंसर कैसे देंगे सर? 1.65 सेंटीमीटर। किसी के दिमाग में आ रहा था ये आंसर? आ रहा था किसी के दिमाग में? मैंने कहा सर एक्चुअली आपने ये तो आपको पता ही नहीं है। आपने एक अनसर्टेन ऑलरेडी थी, आपने 2 अनसर्टेन कर दी। अरे ऐसे 1.65 बोल रहे हो, 1.64 भी तो हो सकती है, 1.63 भी तो हो सकती है। तो ये तो आपका बेसिकली आपने बोला ये तो गैसिंग हो गई, ये मेजरमेंट नहीं कहलाती, ये गैसिंग कहलाती है। और हम गैसिंग नहीं करते। 2 अनसर्टेन डिजिट तो हम कभी भी आंसर में देंगे ही नहीं। हमारी मैक्सिमम और मैक्सिमम केवल एक अनसर्टेन डिजिट होनी चाहिए, वो भी आपकी वैल्यू, ठीक है। इसी से तो एरर निकालते हैं, है ना। यही तो एरर होती है। एग्जैक्ट आंसर तो हमारे पास कभी भी नहीं मिलेगा हमको। तो ध्यान रखना, आप बोलते हो कि सर व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारी मेजर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब कि अच्छा केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने? सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए क्या? नो सर। नो सर। चलिए केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। आप चाहो तो कहीं से रूल्स नोट कर लेना, आपकी कॉपी में भी लिखे होंगे, बुक में मॉड्यूल में लिखे होंगे। मैं रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स मेरे लिए यूजफुल नहीं है। आप बोलोगे कि सर पहली बात तो ये, आप जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उनको इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली सीन इन दी मेजर्ड वैल्यू। केवल मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल होता है। पहली चीज तो ये बहुत ध्यान रखें। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, total number of certain digits
total number of certain digits plus one uncertain digits. Total number of certain digits plus one uncertain digits are known as significant figures और significant digits. एक ही बात होती है, कुछ लोग figures word यूज करेंगे, कुछ लोग digits यूज करेंगे. Are known as significant figures or significant digits in a measured value. In a measured value. तो आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, कोई बताएगा इसमें? सर दो. करिए. आप बोलते हो दिस मेजर्ड वैल्यू कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट. वन तो श्योर है, वन इज सर्टेन एंड दिस अदर वन इज अनसर्टेन. टोटल कितने हो गए? तो अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है. मैं रूल्स आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो किसी बुक से नोट डाउन कर सकते हो. मैं ऐसे नहीं बताता बिकॉज केमिस्ट्री में भी आप इनको लिखोगे. एंड दूसरा, इन रूल्स का मैं ज्यादा यूज नहीं करता. पहला रूल नंबर 1, सारे नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे आपके है ना मेजर वैल्यू में, सब सिग्निफिकेंट कहलाते हैं. पहला, सारे नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है. दूसरा, कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा. क्लियर है? तीसरा कि सर आप बोलते हो प्रीसीडिंग जीरोस बोलते हैं, मतलब कोई भी पहली नॉन जीरो डिजिट्स के पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे. ठीक है, चाहे वो डेसिमल वाला हो चाहे वो नॉन डेसिमल वाला हो. आप बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट्स, प्रीसीडिंग जीरोस won't be counted in significant figures. ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा रूल. चौथा रूल ये बोलता है ट्रेलिंग जीरोस. 1200 सेंटीमीटर मान लो लिखा है, या फिर लिखा है 12.00. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही बताओगे और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 बताओगे. कहने का मतलब है बाद वाले जीरोस जो होते हैं, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जो जीरोस होते हैं, अगर ये डेसिमल वाला प्लेस नहीं है तो उसमें काउंट नहीं होंगे, और अगर नंबर डेसिमल वाला है तो उसमें वो जीरो वाले काउंट होंगे. ध्यान रखें, पहले वाले जीरो चाहे डेसिमल वाला हो चाहे नॉन डेसिमल वाला हो, उसमें काउंट नहीं होने हैं. बट अगर आपने बोला बाद वाले जीरोस हैं, बिना डेसिमल वाले में वो काउंट नहीं होंगे, और अगर डेसिमल वाला है तो उसमें काउंट होंगे. यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रूल होता है, इसीलिए हम ये रूल्स यूज नहीं करते. मैं कहता हूं आप जाके कंफ्यूज हो जाओगे. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सर मैंने किसी चीज की मेजरमेंट की और मैंने बोला सर ये आया 1000 सेंटीमीटर. कितना आया? 1000 सेंटीमीटर. आप बोलोगे जरा बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 10.0 मीटर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. सर तो 4. अच्छा, मैंने कहा इसको सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में लिख लेता हूं. तो कितने सेंटीमीटर हो गए? क्या मैंने सही लिखा है? यस सर. अरे हाँ या ना? इसमें Yes, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1. जबकि एक रूल बोलता है, आपका जो अगला रूल होता है 5वां, ये बोलता है कि सर चेंजिंग द यूनिट्स, है ना, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाय चेंजिंग द यूनिट्स देयर विल बी नो चेंज ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. भाई साहब आपकी अनसर्टेन तो यही है ना. आपने बोला सर आप बता नहीं सकते ये 6 है कि 7 है. अगर कोई इसको आंसर 16 mm दे दे या 17 mm दे दे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप बोलोगे यही आखिरी डिजिट ही तो अनसर्टेन है.
चाहे आप सेंटीमीटर में आंसर दे दो चाहे मिलीमीटर में आंसर दे दो, आपकी सर्टेन डिजिट तो आखिरी वाली है ना, और अनसर्टेन डिजिट तो आखिरी वाली है ना, और सर्टेन वाली फिक्स है। तो यूनिट कन्वर्ट करने से आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं तो मेरे में आंसर में गड़बड़ हो गई, और अगर मैं दूसरे रूल को फॉलो कर रहा हूं, है ना, कि जिसमें बोलता है कि यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई साहब मेरा एक तो रूल गलत हो ही गया ना इसका मतलब। तो इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए हम एक ही रूल यूज करते हैं। मेरा जो फंडा एक रूल का है वो है साइंटिफिक नोटेशन। कभी भी अपने रिजल्ट को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में दे, हमेशा ध्यान रखें साइंटिफिक नोटेशन। जब भी मेजर वैल्यू दें साइंटिफिक नोटेशन में ही दें। मैंने कहा आपने बोला है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में चाहिए, और a की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 से लेके 10 के बीच में होगी, 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। ठीक है, a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से और 10 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। और इसमें क्या बोलता है कि सर इस a में जितने साइंटिफिक फिगर्स आएंगे वही आपका आंसर होगा। ये 10⁻b विल नॉट प्ले एनी रोल इन दी साइंटिफिक डिजिट्स। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा था, 10.00 मीटर लिखा था, ऐसे लिखा था। आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1.000 इंटू 10⁻1 मीटर, ऐसा लिखोगे। साइंटिफिक नोटेशन में आप इनको कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे। मैंने कहा ना a की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बेसिकली आप कह सकते हो 1 और 9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 या 9 तक कोई भी हो सकती है। तो आपने इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें, यस और नो? नो सर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? सर 1। और बेटा 1 कैसे हो गई, 1 2 3 4 डेसिमल, 4 डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं। मैंने कहा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 1.00 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? इसको मिलीमीटर में लिखोगे तो कितना लिखोगे? सर इसमें अभी भी 4 नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी अभी भी 4 ही है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये वैल्यू तो किसी की भी चेंज नहीं हो रही ना, और पावर का इसमें कोई रोल होता नहीं है। इसलिए हमेशा आंसर किस में रखोगे आप, जब भी आप कभी भी मेजर करना हो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, और फिर अपनी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर कर दो, कभी भी गलती नहीं होगी। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। तो ये बातें हुई साइंटिफिक फिगर्स और साइंटिफिक डिजिट्स की। तो अब अगली क्लास में अपन कुछ इसके और रूल्स देखेंगे साइंटिफिक के, जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, तो किस तरीके से हम इसको साइंटिफिक के रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सारे रूल्स आप पढ़ोगे, मैं कहता हूँ सारे रूल्स के बाद आप सिर्फ और सिर्फ यही लगाओगे तो सारे रूल्स उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना कॉन्ट्राडिक्टरी में हमेशा फंस जाओगे, जैसा मैंने आपको केस दिखाया। ठीक है, केमिस्ट्री में आज इट आप ये रूल्स दोबारा से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। सर आपको कल एक डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है, उस डीपीपी को आप सॉल्व करके आएंगे सर। नेक्स्ट क्लास में जो सर ओके सर। सर ऑनलाइन मिलेगी। हाँ जी सर बोलिए। सर कल की क्लास में एक डाउट था सर, जो कल की क्लास हुई थी उसमें डायमेंशन निकालने में। बेटा क्लास के पहले स्टार्टिंग में पूछता हूँ तो बताते नहीं डायमेंशन, हाँ बोलो जल्दी। सर रेजिस्टेंस सर। के डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? रेजिस्टेंस के डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? रेजिस्टेंस के फॉर्मूला लगा के, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सर I is equals to V upon R। I इक्वल टू V अपॉन R सर। R। हाँ तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो ये वर्क डन अपॉन चार्ज कैसे कर दिया आपने? ये V होता है पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी आपको इसके भी डायमेंशन नहीं पता है, आप बोलोगे इसी के पोटेंशियल इसके बराबर होते हैं, वर्क डन बाय चार्ज के बराबर होते हैं। ओके सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन वर्क डन बाय चार्ज के बराबर है। और ये आई क्या है? आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन होगी a की पावर 1, m0 l0 t0 a की पावर 1। ठीक है, ओके सर। ओके तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे। चार्ज की डायमेंशन आपको नहीं पता, चार्ज की डायमेंशन यहाँ से निकलेगी, I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। मैंने आपको क्या बोला था, ये 12वीं में जब सर आप T1 A1। पढ़ोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। क्या सर T1 A1। हाँ जो भी है, बिल्कुल मैंने आपको इसलिए बोला था कि अगर आपको क्वांटिटी पता होंगी तो ही निकाल पाओगे, वरना 12वीं में जब पढ़ोगे तब निकाल लोगे। मैं इनको रटवाता नहीं हूँ। ओके सर। ठीक है, आपको निकालना आना सर। चाहिए बस। अब पोटेंशियल आपको पता ही नहीं है, सर। कैसे निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ जी, हेलो सर। सर बताइए। मेरी कल तबीयत खराब थी, फीवर था मुझे, जिस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। ओके, तो सर अगर आप पे टाइम हो तो सर क्लास मिल सकती है मुझे? क्लास आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा, उनको वॉच कर लो, आपको क्लास मिल जाएगी। सर पहले Talk to जो क्लास हुई थी academic उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिले। team। सर जो मेरी पहली बात क्लास सुन हुई ले। थी उसके भी रिकॉर्डेड अभी तक नहीं मिली। अरे मेरी बात सुन ले, अभी शायद नहीं आए होंगे, आप एकेडमिक्स टीम से एक बार बात कर लो, वो आपको बता देंगे कब अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको पता नहीं कहाँ अवेलेबल हो तो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, सो आपका कोई एकेडमिक्स टीम, आपका जो टीम हैंडल करते हैं, हर सर और मधु मैम है, हर सर है, हर सर आई थिंक ही इज नॉट ऑन द कॉल राइट नाउ। आपके में कोई एकेडमिक्स टीम का रहता है ना, हर सर रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह किसी का होगा ना आपके पास? यस सर, यस सर। हाँ जी, उनको बोलो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको बता देंगे कहाँ अवेलेबल होंगे, और अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो कब तक अवेलेबल होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक ताकि यू। भी हाँ, नोट्स रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन पे कोई इश्यू आ रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, डीपीपी अवेलेबल नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है, या आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, आपके एकेडमिक्स टीम से आपको डील करना होगा। आप उनको बोल देंगे, वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।